हर कवि के कवि बनने के पीछे दिल टूटने वाली कहानी होती है, ऐसा सुनने में आता है। क्या ऐसी कोई कहानी आपकी भी लाइफ में थी? सबका हर कवि के साथ होती है, मेरे साथ भी रही है। तुम पे मरना तो हो, चाहते हैं सब, मुझको जीने का हक दिया जाए। मैं बिल्कुल गर्व से ये कहता हूँ कि पूरे देश की भाषा एक भाषा होनी चाहिए, और वो बेस्ट भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सर्व होता। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। हिंदी भारत की मातृभाषा। ये भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और दुनिया भर में 420 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की ओर से बोली जाती है। हिंदी की उत्पत्ति उत्तरी भारत में हुई और ये इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन शुरू हो चुका है। इसी खास अवसर पर हमारे साथ आज वो कवि जुड़े हैं जो अपनी कविताओं के साथ साथ अपनी मधुर आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। ये वो कवि हैं जिनके शब्द सबकी भावनाओं को छू जाते हैं। हमारे साथ आज खुली किताब में जुड़े हैं कवि अमन अक्षर उर्फ अमन कुमार दलाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनहित टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी बहुत नमस्कार, और सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए हम हिंदी को चुनते हैं, उसी को बोलते बरतते हैं, उसी में काम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम अमन कुमार दलाल से अमन अक्षर कैसे हुआ? क्या कहानी है इसके पीछे? ये कहानी तो खैर मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन जनहित टाइम्स के दर्शकों के लिए एक बार मैं बताता हूँ। और ये सिलसिला जब मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में नया नया आया था, बहुत कुछ एक कार्यक्रम ही किए थे, शायद 4-5 प्रोग्राम किए होंगे। उसके बाद पहली बार मैंने एक बड़े कार्यक्रम का संयोजन किया, जो मेरा एक तरह से सपना था कि कोई बड़ा कार्यक्रम मैं करूं जिसका संचालन डॉक्टर कुमार विश्वास करें। तो 16 जनवरी 2016 को मैंने गीत महोत्सव नाम से कार्यक्रम का संयोजन किया, और जिसमें कुमार विश्वास सर आए। तो 15 जनवरी को मैं उनसे होटल में मिला था एक दिन पहले, और पहली बार मैं उनसे रूबरू मिल रहा था। तो मैं उनसे मिला, और वो ऑर्कुट और ईमेल वगैरह के माध्यम से बहुत परेशान करता रहा हूँ पहले से, कॉलेज टाइम से ही। तो वो मुझे जानते थे। फिर उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, मेरे गीत सुने। उन्होंने अच्छा भी कहा कि तुमने समय के साथ बहुत सुधार किया है, और प्रभावित भी हुए। लेकिन मेरे नाम को लेकर उस समय भी चर्चा हुई कि अमन कुमार दलाल, थोड़ा अचरज भरा नाम लगा उनको भी, और लगता ही है, बहुत लोग पूछते हैं। वैसे मेरा वो पारिवारिक नाम मिला है जो हम लोगों को पंचानवे जो मिला हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये नाम तुम बदल लो, कोई कवि जैसा नाम कर लो। तो मैंने कहा कि सर आप ही नाम बता दीजिए, आपसे बेहतर कौन बताएगा, और आप जो बताएंगे वो मैं रख लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर बात वो, मैंने सोचा कि आप क्या पता वो बताएं नहीं बताएं, लेकिन ये थोड़ा का बड़प्पन है और सहजता है कि अगले दिन जब 16 जनवरी को मंच सजा और मुझे कविता पाठ के लिए बुलाया, तो उन्होंने बकायदा इस अक्षर शब्द को परिभाषित करते हुए मेरा नया नाम दिया, अक्षर। और चूंकि नाम बहुत अच्छा था और सर मेरे आदर्श हैं, तो उनका दिया हुआ नाम मुझे रखना ही था। तो वो नाम रखा, और वो धीरे धीरे चर्चा में आने लगा। तो मैं अमन अक्षर ऐसे हो गया। जी, कविता की वैल्यू में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बात अगर कविताओं की करें तो आपकी प्रेम कविताएं और राम कविताएं बेहद पसंद की जाती हैं। दर्शकों के लिए इनमें से हो जाए कुछ? मैं मुक्तक सुनाता हूँ, जी। एक मुक्तक सुनाता हूँ। यूं किताबों को रख दिया जाए, एक नया सा सबक दिया जाए। तुम पे मरना तो हो, चाहते हैं सब, मुझको जीने का हक दिया जाए, मुझको जीने का हक दिया जाए। जी, बेहद खूबसूरत। जितने अच्छे इसकी लाइन है उतनी जी सुरीली जी, आपकी आवाज है थैंक सर। अमन जी, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात यू। करें। कहीं ना कहीं आज के समय में कई भारतीय इस भाषा को बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसा तो देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, हिंदी के बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, उसके लिए चिंता की जानी चाहिए, लेकिन पहले और कम से कम मेरे देखे हुए 10 वर्ष जो हैं उसमें तो मैंने हिंदी को बेहतर ही पाया है। हिंदी की स्थिति को, हिंदी बोलने वाले को, सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग, जो कुछ एक भाषा विश्व में बोली जाती है उसमें हिंदी एक भाषा है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी के साथ बात यह है कि पहले, आज से 10 वर्ष पहले तक की बात मैं कह दूं कि लोग कहते थे कि ये व्यापार की भाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा नहीं है, या ये तकनीक की भाषा नहीं है। ये सब बहाने और ये सब कारण थे। लेकिन समय के साथ सोशल मीडिया का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब इंटरनेट सस्ता हुआ, तेजी से बढ़ा, तो इंटरनेट पर जो हिंदी भाषी लोगों की सक्रियता आई, तो अपने आप टेक्नोलॉजी के साथ भाषा जुड़ती गई। वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो। तो इसके साथ धीरे धीरे देखा गया कि फेसबुक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, यहाँ तक कि अमेजन, एलेक्सा वगैरह भी हिंदी और सही हिंदी की कमांड लेने लगे। तो सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, सबसे बड़ा बाजार जो भारत उनके लिए है, उसमें सबसे बड़ा जो उनका उपभोक्ता वर्ग है वो हिंदी बोलता है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की, अलग टीम रखी। तो ये हिंदी की सबसे बड़ी विजय है। और हिंदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हिंदी बोलने वाले को किसी और भाषा के लिए हीन भावना नहीं रखकर अपनी भाषा के सम्मान करना चाहिए और उसे बोलना बरतना चाहिए। जहाँ जहाँ आप संभवतः हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ आपको करना चाहिए। और यही करते करते, फेसबुक पर हिंदी में लिखते लिखते, मेल पर हिंदी में लिखते लिखते, एसएमएस में हिंदी लिखते, व्हाट्सएप में हिंदी लिखी जाती है, आजकल हिंदी के मैसेजेस बहुत चलते हैं। यही काम अपने आप अनायास ही इतना ज्यादा अभ्यास में आ गया है कि हिंदी बोलने लिखने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ी है। और कुछ लोग अगर इस बात को, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो कुछ इस तरह के प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर उन्हें विदेशी लोगों से ज्यादा बात करनी होती होगी, तो वहाँ पर उनके साथ जो भी फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, जिन भाषा में वो अपने आप को सुविधा महसूस करते होंगे, उस भाषा में वो बात करें। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हिंदी कहीं भी कमतर है। हिंदी बोलने वाले आपको भारत के हर कोने में मिलेंगे। हिंदी समझने वाले लगभग मैं सुदूर दक्षिण में भी गया हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों में भी गया हूँ, हिंदी बोलने बरतने वाले लोग सभी जगह पर हैं। यहाँ तक कि मैं विदेश यात्राओं में जहाँ भी गल्फ कंट्रीज में गया, वहाँ पर हिंदी और मलयाली बोलने वाले सर्वाधिक हैं। जो कतर के लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग हिंदी और मलयाली भाषी हैं जहाँ पर वो लोग बोलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई चिंता की बात है। और जो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं वो अपने आप में कुछ अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं। भाषा तो सक्षम है ही और समर्थ है। अगर वो बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो ये उनकी कमी है, भाषा की कमी नहीं। लेकिन अमन जी, विदेशों में हिंदी भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां या तो इंग्लिश बोली जाती है या फिर वहां कोई रीजनल भाषा बोली जाती है। वहां के लोगों को हिंदी समझ तक नहीं आती है। मैं बात केरला साइड की कर रही हूँ, साउथ इंडिया की। तो भारत में मतलब लोग कैसे, क्यों भूलते जा रहे हैं अपनी भाषा को, हिंदी को क्यों भूल रहे हैं लोग? देखिए, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा विषय है, ये जो बात है। जैसे अब दक्षिण भाषी जो लोग हैं, दक्षिण, उनकी मातृभाषा, केरल के लोगों की मातृभाषा मलयालम है। हम बात ये करते हैं कि हिंदी अगर राजभाषा बनाई जाती, राजभाषा चूंकि है, अगर ये राष्ट्रभाषा बनाई जाती और एक ही भाषा अगर संविधान में लिखी होती, तो मैं मानता हूं कि नियम अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत पूरा भारत एक भाषा को सीख जाता, सरकारी कामों को करते हुए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अनुसूची में 200 से अधिक भाषाएं हैं और सबका उतना ही महत्व है, संविधान हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं को उतना ही महत्व देता है। और किसी मलयाली व्यक्ति से ये कहें कि वो हिंदी बोले कंपलसरी है, तो ये उसके साथ थोड़ा अन्याय है, क्योंकि उसकी मातृभाषा तो मलयाली है। मेरी मातृभाषा या आपकी भाषा, मातृभाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन उसकी मातृभाषा तो मलयालम है। तो उससे अगर संवैधानिक नियम के तहत राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो वो सीखने और स्कूलों में पढ़ाई जाना अनिवार्य हो जाएगा, लोग सीखने लगेंगे। लेकिन नैतिक रूप से अगर हम किसी को
ये बलपूर्वक कहें कि तुम हिंदी बोलना ही चाहिए, तो ये ऐसा कोई अहंकार या जबरदस्ती किसी भाषा के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर मलयाली व्यक्ति कहे कि आप मलयालम बोलो, तो हम कैसे मलयाली बोलेंगे? हम ना वो भाषा जानते हैं, ना वो हमारी मातृभाषा है। तो सरकार को ही करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हर तरह से सक्षम भाषा है, दक्षिण में भी लोग समझते हैं, तो उनको एक कोई भाषा चुननी चाहिए। कई सारे विवाद और कई सारे आंदोलन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के किए गए। कई बार बहुराष्ट्रीय भाषा 2-3 तमिल तेलुगु बंगाली और तमिल तेलुगु, और या तमिल बंगाली या हिंदी, इस तरह की 2-3 भाषाओं को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन भी हुए कि साथ में 3 भाषाएं सीखी जानी चाहिए सरकारी कामों में। अगर सरकार ऐसा कर देगी, संविधान ऐसा कर देगा, तो हम ये सबसे आशा करेंगे और हो ही जाएगा, सारे प्रदेश में हिंदी बोली जाए। लेकिन बिना उसके होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर तरह से सक्षम भाषा है हिंदी, और हिंदी भाषी के तौर पर मैं बिल्कुल गर्व से ये कहता हूँ कि पूरे देश की भाषा एक भाषा होनी चाहिए, और वो बेस्ट भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है यकीनन। तो कवि तो बहुत से हैं अमन जी, लेकिन अपनी कविताओं को जब आप अपनी मधुर आवाज में गाते हैं तो सुनने वाले को लगता है जैसे कि आप अपने विचारों को गा रहे हैं। ये हुनर कहाँ से आता है कवियों में? देखिए, कविताएं लिखना और कविताओं को गाना, ये दोनों बहुत अलग काम है। कविताएं तो आप अपने जीवन की अनुभूतियों से लिखते हैं, अपने अनुभव से लिखते हैं, कोई बात आपके जीवन में घटती है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखते। कवि या कहानीकार या कोई भी रचनाकार जो है, वो अपनी सारी चीजें, वो एक तरह से कह लीजिए कि उसकी जिंदगी की सारी चीजों का रिफ्लेक्शन है। जो जिंदगी में घटता है उसको वो लिखता है, जो वो अनुभव करता है। तो मेरे साथ कविताओं के जो विषय हैं वो तो बाकी कवियों की तरह निजी अनुभव हैं, और जहाँ तक उन कविताओं की भाषा का ठीक होना या उसके शिल्प का ठीक होना तो सिर्फ अध्ययन से आता है। किताबें पढ़कर, बड़े कवियों को पढ़कर, सुनकर आप उस कविता को उस तरह जीने का प्रयास करते हैं। और इसमें भी सिर्फ ईश्वर का योगदान है कि ईश्वर ने एक कला मेरे अंदर दी है, प्रतिभा दी है कि कविताएं मैं लिख सकता हूँ। तो बस उसको मैं अपने क्राफ्ट से सही कर लेता हूँ, और गला थोड़ा ठीक दिया है तो अपनी भावनाओं को गाना मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। तो इसलिए वो जो कुल मिलाकर जो प्रभाव बनता है वो शायद लोगों को अच्छा लगता है। इसमें मेरा खास बहुत कोई योगदान नहीं है, जो ईश्वर पद्धत है उसी को मैंने थोड़ा बहुत संभाले रखा है। अमन अक्षर के जहन में कवि बनने का ख्याल कहाँ से आया? कवि बनने का ख्याल, कवि बनने का ख्याल तो ऐसा है कि लिखता तो मैं स्कूल टाइम से ही हूँ। वो या तो मैं छोटी कहानियां लिखूं या मैं कविताएं लिखूं, लेकिन कवि बनना है ये ख्याल मुझे आया है वो सन 2008 में, 7 या 8 में, जब मैंने पहली बार 6 या 7 में, हाँ 6-7 में पहली बार जब मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास का वो जो वायरल वीडियो है एक कॉलेज में, जो सबका सर का सर्वाधिक वायरल वीडियो है। ये वायरल वीडियो तब का है जब ये वायरल शब्द भी नहीं आया था, इंटरनेट भी इतना सहज उपलब्ध नहीं था, साइबर कैफे की दुनिया थी, या हम सीरीज में वीडियो लेकर आते थे लाफ्टर चैलेंज के और कविताओं के और गीतों के, फिल्मी गीतों के। तो वो वीडियो पहली बार मैंने सुना तब मुझे पता लगा कि इस तरह का काम भी हो सकता है। कवि सम्मेलन मैंने पहले सुने थे, लेकिन जिस तरह से कॉलेज में नए लोगों के सामने कुमार सर सुना रहे थे और लोग सुन रहे थे, और जो जादू उस समय पूरे वीडियो में महसूस किया, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया कि ये काम करना चाहिए। तो उस दिशा में मैं खोजने लगा और लगा कि नहीं, कवि सम्मेलन मुझे करने हैं और कविताएं और लिखनी है, कविताओं पर मेहनत करने लगा। और यही टारगेट था कि मुझे कवि सम्मेलन पढ़ने में, पहले दिन से ये स्पष्ट था कि मुझे कवि सम्मेलन ही करना है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़नी है, लोगों को सुनाना है। और ये भी मुझे पता चल गया था कि इस काम के लिए पैसे मिलते हैं, और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। कवि सम्मेलनों का स्तर जो आज से 20 साल पहले था या 15 साल पहले था, खासकर कुमार विश्वास जी ने पूरी दुनिया ये बदल दी है। इसमें पैसा भी खूब है, नाम भी खूब है, ग्लैमर खूब है। तो ऐसे आगे बढ़ती गई और आज सबके सामने हूँ मैं। यानी कि अपनी हॉबी को आपने अपना पेशा बना लिया, और जो पेशा मतलब जो आपको पसंद है उसको काम करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, मैं तो वही सारा काम वही करता हूँ।
जी, आपकी बातों से ये तो साफ पता चल रहा है कि आपके पसंदीदा कवि कुमार विश्वास जी हैं। तो ऐसी कोई खास हाँ, मेमोरी है उनके साथ जो आप आज भी याद करते हैं? सर के साथ तो खूब सारी यादें हैं। एक तो जब उन्होंने मुझे नाम दिया था, वो सबसे बड़ा जीवन का अनुभव है। लेकिन इसका नाम बड़ा अजीब सा है, और इसका नाम तो अमन है और जातिगत नाम पीछे लगा हुआ है दलाल। तो मैंने कल इससे कहा कि बेटा गीत लिखना है तो ये दलाल हटाओ, क्योंकि जब मन की और मस्तिष्क की दलाली खत्म हो जाए तब गीत पैदा होता है, इससे पहले गीत पैदा नहीं होता। तो इसने मुझसे कहा कि दादा फिर आप ही बता देना मेरा नाम क्या होना चाहिए। मैंने कहा कल मैं मंच से ही बताऊंगा। तो मैं आज से इसका एक नया नाम देता हूं, और मुझे लगता है कि इस नाम के बाद पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि गीत कभी क्षरित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो सामवेद से चला है। हमारे चारों वेदों में सामगान गीत की शैली में गाया जाता है। तो आज से इसका नाम रखा जाता है अमन अक्षर। लेकिन उससे अधिक मैं एक बात बहुत मुझे भावुक करती है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में, उसका भी वीडियो है, 2 जगह उन्होंने ये बात कही थी। थोड़े समय बाद जब राम गीत हो गया, मैं थोड़ा बहुत चर्चित हो गया, ठीक ठीक काम करने लगा, तो उन्होंने ये कहा था कि इसका नाम मैंने दिया है और मुझे लगता है कि इसने उस नाम को सार्थक किया है और उस नाम का सम्मान रखा है। तो सर ने जो मुझसे अपेक्षाएं की थी, जो उन्हें मुझसे आशा थी, उसको मैं अगर थोड़ा बहुत भी पूरा कर पाया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमेशा वो याद रखने वाली बात है जो बात उन्होंने मुझे कही। उन्होंने उसमें एक बात यही कही थी कि जैसे बड़ी आंखों को देखकर आपकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो बोले जैसे ही बोले ये जो बच्चा है, इसका नाम मैंने दिया, मैं इसको कवि सम्मेलनों में लाया इस तरह से, और जब उसका नाम बढ़ता है तो सर इस बात में गर्व महसूस करते हैं। तो ये बात सुनकर तो मेरे लिए बड़ी भावुकता भरा क्षण था और वो पूरे जीवन भर याद भी रहेगा और आने वाले समय में शायद और सारे अनुभव भी आएंगे। जी। तो जाते जाते आखिर में अमन जी, अपनी कविताओं में से जो सबसे आपकी पसंदीदा है वो कविता सुना दीजिए। एक बंद सुना देता हूँ, एक गीत का। जी। साथ किसी के चलकर रास्ता सुंदर तो हो जाता है, सपनों के सुस्ताने भर को एक घर तो हो जाता है, एक उदासे तन को सुख का जेवर तो हो जाता है, नेह किसी का पाकर जीवन बेहतर तो हो जाता है, तुम होते तो तुम होते तो इन बातों को कहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सरल होता, तुम होते तो इस सुनिया में रहना और सरल होता। एक बंद और सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। कि हम दोनों एक दूजे के पहले पहले संबल थे, संग ऐसे रहते जैसे हम ही संगम के जल थे, लेकिन अपने साथ हुए हम सबसे बुनियादी छल थे, सबको पागल कहते थे पर हम दोनों ही पागल थे, सबको पागल कहते पर हम दोनों ही पागल थे, पागल ही रहते तो खुद को सहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सरल होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत लाजवाब। एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है, क्योंकि आपने अभी कविताएं गाई हैं, हर कवि के कवि बनने के पीछे दिल टूटने वाली कहानी होती है, ऐसा सुनने में आता है। क्या ऐसी कोई कहानी आपकी भी लाइफ में थी? सबका हर कवि के साथ होती है, मेरे साथ भी रही है। तो ये तो सच है, मैंने पहले भी कहा कि आप अपने अनुभव के बाहर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, आपके जिंदगी के ही। और कवि के जीवन में तो इतनी अलौकिक चीजें होती हैं कि या तो आप अपने जीवन का सच लिखते हैं जो या तो हो चुका है, या कई बार आप ऐसी चीजें लिखती हैं जो आपके लिखने के बाद घट भी जाती हैं। ऐसे अनुभव भी कवियों ने अपने जीवन में देखे हैं
कि कुछ ऐसी पूर्वाभास भी हम लिखते हैं कई बार अनुभूतियों में जो बाद में हो भी जाते हैं। तो दिल टूटने वाली बिल्कुल है, मेरे तो सारे गीतों में यही बात है कि जो पहले के गीत थे जब, और तो ये बात तो सच है। बाकी बातें फिर कभी क्या कहानी है अमन जी की? नहीं, वो कहानी ऐसी है जैसे सबके जीवन में होता है कि किसी से प्रेम था, वो सफल नहीं हुआ, और फिर उसके बाद के, लेकिन मैंने उसको कभी नकारात्मक तरीके से लिया भी नहीं, ना उसका कोई प्रभाव मेरी कभी पढ़ाई पर या मेरे काम पर नहीं पड़ा। और उसके बाद ऐसा नहीं है, दूसरी बार भी जीवन में फिर प्रेम आया, और मेरा प्रेम विवाह ही है, मतलब मेरी पत्नी से ही मेरा 5 साल रिश्ते के बाद उनसे मेरी शादी हुई। लेकिन हाँ, पहला प्रेम के जो अनुभव थे जो असफल रहा, उसी को मैंने लगभग सारे प्रेम गीतों में गाया है। और उसके बाद लेकिन जीवन में अच्छी चीजें भी आने लगी, तो मैं हर तरह की कविताएं लिखने लगा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो हिंदी दिवस के खास अवसर पर ये बिल्कुल ना भूले कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके मुकाबले में कोई भी अन्य भाषा फीकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन अक्षर जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।